राहुल गांधी चुनाव आयोग पर वोट चुराने के ताबड़तोड़ आरोप लगा रहे हैं। वे विधानसभा और लोकसभा सीटों के नाम लेकर बता रहे हैं कहां कितने वोट चुराए गए। हालांकि अब तक राहुल गांधी ने तो कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया और न ही उनका कोई ऐसा इरादा भी है। लेकिन कांग्रेस और इंडी गठबंधन का इरादा सिर्फ आरोप लगाने का नहीं बल्कि गढ़ी हुई फर्जी कहानियों को लेकर कोर्ट में जाने का भी है। फैसला तो सबको पहले से पता है, लेकिन ऐसा करने से कहानियां बनेंगी, सुर्खियों में आएंगी। इन्हीं सारे कारणों से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का एक मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, लेकिन कोर्ट ने उस याचिका को ही खारिज कर दिया और कहा हाईकोर्ट के फैसले में वे हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जस्टिस MM सुंदरेश और जस्टिस N कोटेश्वर सिंह की पीठ ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ चेतन चंद्रकांत अहिरे द्वारा दायर याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। अहिरे ने अपनी याचिका में फर्जी मतदान के आरोपों पर चुनाव की वैधता पर सवाल उठाए थे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने इसके पहले 25 जून 2025 को यह याचिका खारिज कर दी थी। विक्रोली निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता अहिरे ने अपनी याचिका में दावा किया था कि 20 नवंबर 2024 को हुए विधानसभा चुनाव में मतदान के दिन शाम 6 बजे मतदान समाप्त होने के बाद 75 लाख फर्जी मतदाताओं ने वोट डाले। उन्होंने महाराष्ट्र राज्य विधानसभा चुनाव के पूरे चुनाव को चुनौती दी, जिसके परिणाम 24 नवंबर 2024 को घोषित किए गए थे। हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि राज्य विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया शुद्धता और विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के संदर्भ में हास्यास्पद दावे किए गए थे। अदालत ने यह भी पाया कि याचिकाकर्ता का दृष्टिकोण बेहद लापरवाह था। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि हम इस बात से भी हैरान हैं कि डाले गए वोट और मतदान वाले वोट में विसंगतियों के सिद्धांत को प्रचारित करने का एक अखबार के लेख के आधार पर एक रिट याचिका कैसे दायर की जा सकती है। इस आधार पर अनुच्छेद 226 के तहत याचिका को कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा था कि याचिकाकर्ता ने फर्जी मतदान के अपने आरोप को पुष्ट करने के लिए कोई सबूत पेश नहीं किया और ये भी कि किसी चुनाव को चुनौती देने के लिए रिट याचिका दायर नहीं की जा सकती, क्योंकि ये चुनाव याचिका के माध्यम से ही किया जाना चाहिए। इसके बाद याचिकाकर्ता चेतन अहिरे ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। हालांकि जस्टिस MM सुंदरेश और जस्टिस NK सिंह की पीठ ने अहिरे की अपील खारिज कर दी। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था कि ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं कि महाराष्ट्र राज्य के किसी भी मतदान केंद्र पर कोई अप्रिय घटना या धोखाधड़ी हुई हो, इसलिए हम ये समझने में विफल रहे कानून में स्वीकार्य किसी ठोस सामग्री के अभाव में जो बूथवार भी होनी चाहिए कैसे कोई धोखाधड़ी वाला मतदान हुआ या मतदान नहीं हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। चुनाव आयोग पर वोट चोरी करने के फर्जी आरोप लगाकर राहुल गांधी का गला सूज गया, लेकिन न तो किसी अदालत ने और न ही जनता ने राहुल गांधी के आरोपों पर अपनी मुहर लगाई। लेकिन राहुल गांधी लगातार एक ही आरोप लगाए जा रहे हैं। राहुल शायद ये सोच रहे होंगे कि एक झूठ को 1000 बार दोहराऊंगा तो शायद उसे सच मान लिया जाएगा। इसी फॉर्मूले के सहारे राहुल गांधी फिलहाल बिहार का चुनाव जीतना चाह रहे हैं, क्योंकि ये बात सब जानते हैं कि बिहार चुनाव के बाद राहुल गांधी के आरोपों का ये पिटारा भी बंद हो जाएगा। चुनाव आयोग पर दबाव बनाने का राहुल गांधी का सारा दांव तब फेल हो गया जब वे सीधे सीधे चुनाव आयोग को धमकाने लगे। राहुल गांधी ने कहा कि INDIA गठबंधन की सरकार बनेगी तो मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्तों के खिलाफ वोट चोरी के लिए कार्रवाई की जाएगी। मतलब साफ है कि जब राहुल गांधी अपने आरोपों को साबित न कर पाए तो धमकी का सहारा लेने लगे। लेकिन धमकी देने का ये दांव राहुल गांधी पर भी उल्टा पड़ सकता है और कांग्रेस सहित इंडी गठबंधन को लेने के देने पड़ सकते हैं। बिहार में अपनी मतदाता अधिकार यात्रा के दौरान एक सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने यह कहा कि चुनाव आयोग उनसे वोट चोरी पकड़ने के बाद भी हलफनामा दाखिल करने के लिए कह रहा है। उन्होंने कहा कि मैं चुनाव आयोग से कहना चाहता हूं कि पूरा देश आपसे हलफनामा मांगेगा, हमें थोड़ा समय दीजिए। हम हर लोकसभा और विधानसभा सीट पर आपकी चोरी पकड़ेंगे और जनता के सामने रखेंगे। अपनी यात्रा के दूसरे दिन राहुल गांधी ने कहा कि जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेष पैकेज की बात करते हैं, वैसे ही चुनाव आयोग बिहार के लिए SIR नाम से एक विशेष पैकेज लेकर आया, जिसका मतलब है वोट चोरी का एक नया रूप। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ नजर आए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि कर्नाटक की महादेवपुरा विधानसभा सीट पर लाखों की संख्या में वोट चोरी हुई। साथ ही उन्होंने दावा किया कि इस सीट पर हजारों की संख्या में फर्जी, अवैध और डुप्लीकेट मतदाता हैं। राहुल ने कहा कि चुनाव आयोग बीजेपी के लिए ये काम कर रहा है। कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि न सिर्फ कर्नाटक बल्कि हरियाणा और महाराष्ट्र में भी वोटों की चोरी हुई है। वहीं इन आरोपों को निराधार बताते हुए निर्वाचन आयोग ने इस मुद्दे पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष से कहा, या तो राहुल गांधी अपने दावों के समर्थन में शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करें या फिर फर्जी आरोप लगाने के लिए देश से माफी मांगें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।
राहुल गांधी और पूरा इंडी गठबंधन इन दिनों वोट चोरी के आरोप चुनाव आयोग पर लगा रहे हैं और बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया को रोकने की मांग कर रहे हैं। इन सब के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें एक और मुद्दा दे दिया। वैसे मुद्दा तो वही पुराना है कि ईवीएम का, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने उसे फिर से करवा दिया। असल में अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अगले वर्ष होने वाले मध्यावधि चुनावों से पहले एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करने जा रहे हैं। ट्रंप का यह आदेश डाक से वोटर और ईवीएम के खिलाफ होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति का कहना है कि वो देश भर में डाक द्वारा मतदान और ईवीएम के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति के इस आदेश का असर भारत में दिखना तय माना जा रहा है। विपक्ष एक बार फिर ईवीएम के खिलाफ लामबंद हो सकता है। माना यह जा रहा है कि ट्रंप के इस आदेश से कांग्रेस की उस मांग को बल मिलेगा जिसमें ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से मतदान कराए जाने की मांग पर जोर दिया जा रहा है। विपक्ष का आरोप है कि ईवीएम अपारदर्शी है जबकि बैलेट पेपर में मतदाता अपनी वोट की पुष्टि कर सकता है। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पोस्ट पर इस संबंध में एक पोस्ट लिखा। उन्होंने लिखा कि मैं मेल इन मतपत्रों से छुटकारा पाने के लिए एक आंदोलन का नेतृत्व करने जा रहा हूं। साथ ही जब हम इस पर काम कर रहे हैं तो अत्यधिक गलत, बहुत महंगी और गंभीर रूप से विवादास्पद वोटिंग मशीन से भी छुटकारा पाऊंगा जिनकी लागत सटीक और रिफाइंड वाटरमार्क पेपर की तुलना में 10 गुना अधिक है। और इसमें कोई संदेह नहीं, पिछले कुछ सालों से विपक्ष लगातार ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाता रहा है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा था। कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के कई नेता ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से मतदान की मांग उठा चुके हैं। विपक्षी नेताओं का तर्क है कि चिप बेस्ड होने के कारण ईवीएम को हैक किया जा सकता है, लेकिन अब तक विपक्ष अपने इस दावे को साबित न कर पाया। ईवीएम से वोट कराए जाने से पहले भारत में किस तरह से बूथ लूटे जाते थे, कैसे बैलेट पेपर फाड़े जाते थे, वो समय अब तक कोई भूला नहीं। ईवीएम आने के बाद से बूथ की लूट की घटनाएं बंद हो गई हैं, तो विपक्ष को ईवीएम में वोट की जगह खोट दिखाई देने लगा। अब डोनाल्ड ट्रंप के फैसले के बाद ईवीएम का मुद्दा एक बार फिर जोर पकड़ता नजर आ रहा है। महाराष्ट्र में दिसंबर 2024 में महाविकास अघाड़ी ने ईवीएम पर बैन की मांग करते हुए प्रदर्शन किया था। महाविकास अघाड़ी ने इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बताया था। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पिछले नवंबर में कहा था कि हम ईवीएम से चुनाव नहीं चाहते। उनका कहना था कि हम बैलेट पेपर से चुनाव चाहते हैं। खड़गे ने कहा था कि कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा की तरह बैलेट पेपर से चुनाव के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएगी। उन्होंने ईवीएम पर अविश्वास जताते हुए सभी विपक्षी दलों से एकजुट होने की अपील की थी। साथ ही राहुल गांधी के नेतृत्व में जन आंदोलन की भी बात कही थी। उद्धव ठाकरे भी बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने की मांग कर चुके हैं। तेलंगाना में पैठ रखने वाले भारत राष्ट्र समिति ने बिहार विधानसभा चुनाव में बैलेट पेपर वापसी की वकालत की है। बीआरएस का कहना है कि लोगों के सवाल की वजह से ईवीएम पर भरोसा नहीं बचा है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी की चली होती तो कम से कम इंडी गठबंधन की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी नहीं होते, लेकिन ममता बनर्जी ने सुबह सवेरे ही मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर डेरेक ओब्रायन को भेजकर साफ तौर से कह दिया कि उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार तमिलनाडु से नहीं होना चाहिए और उम्मीदवार ऐसा होना चाहिए जो राजनीतिक न हो। ममता बनर्जी के अल्टीमेटम के बाद कांग्रेस का सारा गुणा गणित ही बिगड़ गया और आनन फानन में ममता बनर्जी के मर्जी के मुताबिक भी सुदर्शन रेड्डी को इंडी गठबंधन की तरफ से उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया गया। हालांकि उम्मीदवार के चयन के मामले में ममता बनर्जी की चली जरूर, लेकिन इससे डीएमके की बड़ी मुश्किल आसान हो गई। असल में एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु से हैं और बड़ी बात यह कि वहां के मजबूत ओबीसी समुदाय से आते हैं। इस समुदाय पर डीएमके की अच्छी पकड़ है। ऐसे में अगर कांग्रेस तमिलनाडु से उम्मीदवार चुनती तो स्टालिन के लिए मुश्किल हो सकती थी, लेकिन अब तमिल सम्मान के नाम पर स्टालिन खुलकर सीपी राधाकृष्णन का साथ दे पाएंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ओबीसी का एक ताकतवर समुदाय डीएमके से दूरी बना सकता है। मतलब कि ममता बनर्जी ने एक तरह से स्टालिन की काफी मदद कर दी, लेकिन बावजूद सबके इंडी गठबंधन उपराष्ट्रपति के चुनाव में एकजुट रह पाएगा, इसमें संदेह है। सबसे पहले तो एमके स्टालिन और उनके गठबंधन के कई दल भी इंडी गठबंधन के उम्मीदवार से दूरी बना सकते हैं। उद्धव ठाकरे अंत तक इंडी गठबंधन का साथ देंगे या नहीं, इसमें संदेह है। लेकिन उम्मीदवार के चयन में सबसे बड़ी हार कांग्रेस की मानी जा रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जज रहते बी सुदर्शन रेड्डी ने ऐसे कई फैसले दिए जिससे यूपीए सरकार को शर्मसार होना पड़ा।
कर उल्लंघनों और विदेशी खातों में जमा काले धन का पता लगाने में तत्कालीन मनमोहन सिंह की सरकार की नाकामी पर आक्रोश जताने के लिए वे प्रसिद्ध रहे हैं। उनकी पीठ ने तत्कालीन यूपीए सरकार के दूरसंचार मंत्री ए राजा द्वारा 2G स्पेक्ट्रम आवंटन की अंतिम तिथि को आगे बढ़ाने के फैसले को भी अवैध ठहराया था। जस्टिस रेड्डी ने तब सरकार पर कठोर टिप्पणी करते हुए कहा था कि इस देश में आखिर क्या हो रहा है। काले धन से लेकर स्पेक्ट्रम मामले में तत्कालीन यूपीए सरकार की घोर आलोचना हुई थी और पब्लिक के बीच सरकार के प्रति रोष फैला था। गैस की कीमतों को लेकर अंबानी बंधुओं अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी के बीच चल रहे झगड़े को भी सुलझाने में जस्टिस सुदर्शन रेड्डी ने बड़ी भूमिका निभाई। जस्टिस रेड्डी ने तब दोनों भाइयों को बातचीत की टेबल पर लाने के लिए मजबूर कर दिया था। दरअसल मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज और अनिल अंबानी की अध्यक्षता वाली अनिल धीरूभाई अंबानी समूह के बीच गैस आपूर्ति को लेकर विवाद चल रहा था। मुकेश अंबानी पहले से तय कीमतों पर छोटे भाई अनिल अंबानी के बिजली संयंत्रों को गैस सप्लाई नहीं कर रहे थे। इस पर दोनों भाइयों के बीच विवाद था, लेकिन जस्टिस सुदर्शन रेड्डी ने दोनों को बातचीत की मेज पर लाकर इस मामले पर निपटारा किया और मुकेश अंबानी के हक में फैसला सुनाया। इतना ही नहीं, उन्होंने कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सौमित्र सेन को हटाने की सिफारिश भी की थी। सौमित्र सेन स्वतंत्र भारत के पहले ऐसे न्यायाधीश थे जिनके खिलाफ राज्यसभा में महाभियोग पारित हुआ था। उन पर धन के उपयोग के आरोप थे। महाभियोग पारित होने के बाद सेन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। अब सवाल ये उठता है कि इंडिया गठबंधन ने जस्टिस रेड्डी को उम्मीदवार क्यों बनाया। इसकी एक बड़ी वजह टीएमसी है, जिसने गैर राजनीतिक शख्स को उम्मीदवार बनाने की मांग की थी। दूसरे तमिलनाडु में किसी एक नाम पर सहमति नहीं बन सकी थी, जबकि भाजपा के दक्षिण दांव की काट के लिए विपक्ष को दक्षिण से ही किसी गैर राजनीतिक और गैर विवादित चेहरे की तलाश थी। चुनाव आयोग के साथ चल रही तनातनी के बीच राहुल गांधी के सारे मोहरे एक एक कर पिटते जा रहे हैं। राहुल कहते तो हैं कि उन्होंने लंबा रिसर्च करके चुनाव आयोग की चोरी पकड़ी है, लेकिन हकीकत कुछ दूसरी है। असल में राहुल गांधी जिन तथ्यों को लेकर चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं, वे सारे तथ्य किसी दूसरे के हैं। मतलब कि दूसरे के माल पर राहुल गांधी बेवजह उछल कूद मचा रहे हैं। अब जिन चुनाव विश्लेषकों और लोक नीति CSDS के कोऑर्डिनेटर संजय कुमार ने आंकड़ों के सहारे राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में वोट चोरी के आरोप लगाए, उन्हीं संजय कुमार ने अब चुनाव आयोग से माफी मांगते हुए अपना पुराना पोस्ट डिलीट कर दिया। मतलब कि उन्होंने मान लिया कि उनके आंकड़े गलत थे, लेकिन राहुल गांधी संजय कुमार के इन आंकड़ों का सहारा लेते हुए चुनाव आयोग पर आक्रामक हैं। राहुल गांधी ने कई बार संजय कुमार के इस पोस्ट का जिक्र कर चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। अब संजय कुमार ने माफी मांगते हुए कहा कि 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव के आंकड़ों की तुलना करने में गलती हो गई थी। संबंधित ट्वीट डिलीट कर दिया गया। संजय कुमार ने कहा कि डेटा टीम से आंकड़ों का अध्ययन करने में गलती हो गई थी। हमारा उद्देश्य किसी तरह की गलत जानकारी नहीं देना था। संजय कुमार के माफी मांगने के बाद बीजेपी को कांग्रेस पर निशाना साधने का मौका मिल गया। बीजेपी ने कहा कि ये एक ईमानदारी वाली गलती थी। बीजेपी के IT चीफ अमित मालवीय ने कहा कि हर चुनाव में यही होता है, पहले कहा जाता है कि बीजेपी हार रही है, वहीं जब बाजी पलट जाती है तो इस बात पर चर्चा शुरू होती है कि बीजेपी आखिर कैसे जीत गई। यही लोग किसी तरह समझते हैं कि बीजेपी कैसे जीती। उन्हें लगता है कि टीवी देखने वाली जनता मूर्ख है। उन्होंने कहा कि CSDS ने बिना जांचे परखे ही आंकड़े पोस्ट कर दिए। इससे कांग्रेस को महाराष्ट्र में प्रपंच गढ़ने का मौका मिल गया। डिलीट किए गए पोस्ट में संजय कुमार ने दावा किया था कि महाराष्ट्र की रामटेक विधानसभा नंबर 59 में लोकसभा चुनाव के वक्त कुल 4,66,203 वोटर्स थे, जबकि विधानसभा चुनाव के दौरान ये संख्या घटकर केवल 2,86,931 रह गई। ऐसे में दोनों चुनावों के बीच वोटर्स की संख्या में 38% की कमी आई। संजय कुमार ने एक और दावा किया था कि देवलाली विधानसभा सीट पर लोकसभा चुनाव के दौरान 4,56,072 वोटर्स थे, जो कि विधानसभा चुनाव के दौरान 2,88,141 ही रह गए थे। ऐसे में 36% वोटर कम हो गए। बीजेपी ने कहा कि जिन संस्थानों के आंकड़ों पर राहुल गांधी को भरोसा है, वे स्वीकार कर रहे हैं कि उनके आंकड़े ही गलत थे। ये केवल महाराष्ट्र के वोटर को बदनाम करने की कोशिश है। राहुल गांधी इन दिनों बिहार में वोटर अधिकार यात्रा कर रहे हैं। 7 अगस्त को राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोप लगाते हुए प्रेजेंटेशन दिया था। उन्होंने कहा था कि कर्नाटक के महादेवपुरा विधानसभा सीट में वोटर लिस्ट में धांधली की गई। वहीं संजय कुमार के डेटा का उदाहरण देते हुए उन्होंने महाराष्ट्र में वोट चोरी का आरोप लगाया था। राहुल गांधी ने कहा कि बिहार में भी SIR करवाकर केवल सरकार वोटों की चोरी करवाना चाहती है। उन्होंने चुनाव आयोग और बीजेपी की साठगांठ के भी आरोप लगाए। इसके बाद चुनाव आयोग ने भी राहुल गांधी पर पलटवार किया और उनके दावों को खारिज कर दिया।
मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि राहुल गांधी निराधार दावे कर रहे हैं और इसके लिए उन्हें शपथ पत्र देकर देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।